और उसी टाइम हर सेकंड 2000 से ज्यादा इनविजिबल बुलेट्स आपके कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फायर हो रही हैं। स्कैरी है ना? बिल्कुल। और ये कोई मूवी सीन नहीं है। 2023 में इंडिया में हर ऑर्गेनाइजेशन पे हर हफ्ते 2138 साइबर अटैक्स हुए हैं। एग्जैक्टली और सिर्फ 2024 के स्टार्ट में व्हाट्सएप के अगेंस्ट 43,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। ये नंबर्स इनसेन है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं इनविजिबल बुलेट्स और डिजिटल वॉरफेयर की दुनिया में एक बहुत गहरी छानबीन करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसी डीप इनसाइट्स पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल, यू नो व्हाट टू डू। राइट। और इस छानबीन के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सोर्स मटेरियल है, पिछले कुछ सालों के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स। ये हमें एक परफेक्ट मैप देंगे। तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखेगा? हम सोशल मीडिया के चैलेंजेस से स्टार्ट करेंगे, फिर डीपीडीपी एक्ट 2023 को समझेंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और साइबर डोम जैसे कूल प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। फ्रॉम श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट टू द नीड फॉर अ डिजिटल आर्म्ड फोर्सेस, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए इस डिजिटल बैटलफील्ड को डिकोड करना शुरू करते हैं। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Question: Discuss the security challenges related to social media and encrypted messaging platforms. What are the existing measures and what further remedies can be suggested? Broad micro-theme: social media and security challenges. ओके, सो ये क्वेश्चन आते ही दिमाग में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल ये सब आते हैं, है ना? बिल्कुल। सो द हुक हियर इज सिंपल। जो ऐप आप अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए यूज करते हो, वही एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। Exactly. तो इसका कोर आइडिया क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर जिनके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वो डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ प्राइवेसी, दूसरी तरफ क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक सेफ हेवन। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल? सोचो, एक फेक न्यूज मैसेज जैसे किसी स्पेसिफिक एरिया में रायट्स शुरू हो गए हैं, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होता है। एन्क्रिप्शन के कारण पुलिस ये पता नहीं लगा सकती कि ये मैसेज सबसे पहले किसने भेजा, और देखते ही देखते रियल वर्ल्ड में वायलेंस हो जाता है। ये हो चुका है और ये एक मैसिव सिक्योरिटी चैलेंज है। राइट। तो चलो अब इसके मॉडल आंसर को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? इंट्रोडक्शन में हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। बताओ कि इंडिया में 462 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप के 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ये नंबर स्केल ऑफ द प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं आंसर के बॉडी पर। एग्जिस्टिंग मेजर्स क्या हैं? सोर्स इन्हें 3 लेवल्स में डिवाइड करता है। पहला है लॉ एनफोर्समेंट लेवल। यस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C। ये एक सेंट्रल बॉडी है जो इन चीजों से डील करती है। इसके अलावा AI बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स यूज हो रहे हैं। वेट, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग? मतलब एआई हमारी चैट्स पढ़ रहा है? नॉट एग्जैक्टली। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर फोकस करता है, पब्लिकली अवेलेबल पोस्ट्स, ग्रुप्स एक्सेट्रा। वहां से ये मिस इन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन या हेट स्पीच के पैटर्न्स को रियल टाइम में फ्लैग करता है। सो इट्स मोर अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। I4C मेंशन करना जरूरी है? Absolutely. Mentioning I4C shows you know the institutional framework. तो पहले I4C, फिर AI based monitoring का एग्जाम्पल दो। This makes the answer concrete. गॉट इट। सेकंड लेवल है प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स खुद क्या कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप ने फॉरवर्डिंग लिमिट लगा दी है। आप एक मैसेज को एक बार में सिर्फ 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो। और टेलीग्राम के मीडिया लेबलिंग फीचर्स? एग्जैक्टली। या फिर अकाउंट्स को फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड लेबल करना। इनका मेन मकसद मास फॉरवर्डिंग और डिसइंफॉर्मेशन के वायरल स्प्रेड को स्लो डाउन करना है। पर आपसे क्वेश्चन, क्या ये मेजर्स सफिशिएंट है? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। लोग अभी भी स्क्रीनशॉट्स लेकर शेयर कर सकते हैं या अलग-अलग ग्रुप्स में मैनुअली फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट स्लोस थिंग्स डाउन पर रोकता नहीं। बिल्कुल, दैट्स द क्रिटिकल एनालिसिस यू नीड टू ब्रिंग इन। तो ये आसान है याद रखना, राइट? लॉ एनफोर्समेंट, फिर प्लेटफॉर्म सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है कॉर्पोरेट एंड सिविल सोसाइटी। इसमें ISO 27001 कंप्लायंट पॉलिसीज और साइबर स्वच्छता केंद्र जैसे इनिशिएटिव्स आते हैं। राइट। साइबर स्वच्छता केंद्र बेसिकली एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। ये सिटीजन्स को फेक न्यूज पहचानने में हेल्प करता है। थिंक ऑफ इट एज अ डिजिटल हाइजीन कैंपेन। सो टू समराइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लॉ एनफोर्समेंट, प्लेटफॉर्म रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये आसान स्ट्रक्चर है ना? यस, वेरी इजी टू रिमेंबर। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, फर्दर रेमेडीज। यहाँ आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने हैं। ओके, पहला सजेशन काफी इंटरेस्टिंग है, प्राइवेसी प्रिजर्विंग ट्रेसेबिलिटी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है। आसान भाषा में? आसान भाषा में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंक्रिप्शन को तोड़े बिना सिर्फ कोर्ट ऑर्डर के बाद ये बता सके कि किसी मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था। इट्स लाइक अ सील्ड एनवलप जिसे सिर्फ एक जज ही खोल सकता है। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। इससे प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट होती है और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू मेंशन दिस स्पेसिफिक टर्म इन द आंसर? Very important. Using a term like privacy preserving traceability shows your depth of knowledge. It's a keyword that can fetch extra marks. गुड। नेक्स्ट रेमेडी है ट्रस्टेड डिजिटल आइडेंटिटी ऑन रैंप। इसका क्या मतलब? इसका फोकस हाई रीच अकाउंट्स पर है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स या पॉपुलर फिगर्स। उनके लिए एक फेज्ड KYC प्रोसेस हो। इससे बॉटनेट्स और फेक अकाउंट्स जो बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उन पर रोक लगेगी। मेक सेंस। फिर है एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी लॉ। ऑडिट हो ताकि ये चेक किया जा सके कि कहीं ये एक्सट्रीमिस्ट या हार्मफुल कंटेंट को एम्पलीफाई तो नहीं कर रहे। सो वी आर होल्डिंग द एल्गोरिथम इटसेल्फ अकाउंटेबल। इंटरेस्टिंग। और लास्ट है इन ऐप सिविक प्रॉम्प्ट्स। हाँ, ये एक सिंपल नज है। जैसे आप कोई आर्टिकल शेयर करने जाओ तो ऐप आपसे पूछे, हैव यू रेड दिस आर्टिकल बिफोर शेयरिंग?
स्टडीज शो कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में 15-20% की कमी आ सकती है। ब्रिलियंट। तो कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए? कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखानी है। स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर अ मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल वेयर गवर्नमेंट, प्लेटफॉर्म्स एंड सिटीजंस वर्क टुगेदर। और एंड में ये मेंशन कर सकते हो कि द गोल इज नॉट टू ब्रेक एन्क्रिप्शन बट टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी अराउंड इट। Fantastic. So, let's do a practice cue. Pause the audio now and try to say the 4 suggested remedies aloud. Practice saying privacy preserving traceability, trusted digital identity on-ramp, algorithmic accountability law, and in-app civic prompts. परफेक्ट। और इस पूरे डिस्कशन का मिनी रिकैप। In short, social media security isn't just about blocking things. It's about creating a smart, multi-layered system of accountability. एक्सीलेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर। Let's do it. Question. India's first comprehensive data protection law, the Digital Personal Data Protection Act 2023, is a landmark piece of legislation. Discuss its legislative journey and salient features. Broad micro theme. Digital Personal Data Protection Act 2023. ओके, द DPDP एक्ट, दिस इज अ बिग वन। डेफिनेटली। हुक यहाँ से शुरू करते हैं। इमेजिन आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन, आपकी शॉपिंग हैबिट्स, ये सब एक ओपन मार्केट में बिक रहा है। DPDP एक्ट इस चीज को रोकने के लिए इंडिया का पहला सीरियस अटेम्प्ट है। परफेक्ट हुक। इसका कोर आइडिया ये है कि योर डेटा इज योर डेटा। आपके पास उसको कंट्रोल करने का राइट होना चाहिए। इससे पहले इंडिया में इस पर कोई एक यूनिफाइड लॉ नहीं था। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल? सोचो, आपने एक हेल्थ ऐप पर अपनी मेडिकल डिटेल्स डाली। कल को वो ऐप बिना आपसे पूछे वो डेटा एक इंश्योरेंस कंपनी को बेच देता है और इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा देती है। DPDP एक्ट के अंडर ये इलीगल है और उस ऐप पर 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। वाओ, दैट मेक्स इट वेरी रियल। तो अब इसके मॉडल आंसर पर आते हैं। इंट्रोडक्शन में लेजिस्लेटिव जर्नी के बारे में बात करनी है। यस, इसकी शुरुआत होती है 2017 के जस्टिस KS पुट्टस्वामी केस से। ये केस का नाम मेंशन करना इज नॉन नेगोशिएबल। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। और फिर आई श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट 2018 में, राइट? करेक्ट। तो जर्नी ऐसी है: पुट्टस्वामी जजमेंट, श्री कृष्णा कमेटी, सेवरल ड्राफ्ट्स ऑफ द बिल एंड फाइनली प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन August 11, 2023। ये टाइमलाइन इंट्रो में देना जरूरी है। Got it. So, first key segment, the journey. Why is it important to show this journey instead of just jumping to the features of the act? बिकॉज इट शोज द वाई बिहाइंड द लॉ। ये लॉ आसमान से नहीं टपका, इसके पीछे सालों की लीगल और सोशल डिबेट है। ये एवोल्यूशन दिखाना आपके आंसर को डेप्थ देता है। Makes sense. अब आते हैं बॉडी पर। Salient features. First one is consent. Yes, consent is the heart of this act. The law uses 5 words to describe it: free, specific, informed, unconditional and unambiguous. हर वर्ड का मतलब है। Can you break that down? Specific का क्या मतलब है? मतलब आप जिस चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं, डेटा सिर्फ उसी के लिए यूज हो सकता है। जैसे फूड डिलीवरी ऐप ने लोकेशन का कंसेंट डिलीवरी के लिए मांगा है, तो वो उसे मार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर सकता। Okay. और unambiguous. मतलब कंसेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्री टिक्ड बॉक्सेस या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में छुपा हुआ कंसेंट अब वैलिड नहीं है। समझे? I think so. So, a student should remember these 5 keywords for consent. एब्सोल्युटली। ये 5 वर्ड्स लिखने से ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने एक्ट को अच्छे से समझा है। Great. Second feature है data fiduciary obligations. Fiduciary का क्या मतलब है? फिड्यूशरी मतलब अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो आपका डेटा होल्ड करता है, लाइक फेसबुक और योर बैंक। उनकी अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करें यूजिंग रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स। अगर डेटा ब्रीच होता है तो उन्हें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। So, the onus is on the company. Cool. Third feature is children's data protection. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल से कम उम्र के लोगों का डेटा प्रोसेस करने के लिए वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। मतलब कंपनीज को प्रूव करना होगा कि उन्होंने पेरेंट्स से परमिशन ली है। और इसमें एक और पॉइंट था ना, about harmful processing. Yes, the act prohibits any data processing that can be harmful to a child, जैसे कि उनकी ट्रैकिंग या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। This is a huge step. Fourth feature, institutional framework. इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कंप्लेन सुनेगी, इन्वेस्टिगेशंस करेगी और पेनल्टीज लगाएगी। थिंक ऑफ इट एज अ रेगुलेटर फॉर डेटा, लाइक सेबी फॉर स्टॉक मार्केट्स। और आखिरी फीचर है पेनल्टीज. पेनल्टीज काफी स्ट्रिक्ट है। नॉन कंप्लायंस के लिए अप टू 250 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल पेनल्टी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्रिमिनल पेनल्टीज यानी जेल नहीं है। That could be a point of criticism. So, how can a student conclude this answer effectively? कंक्लूजन में इस एक्ट को एक माइलस्टोन बताओ, बट ऑल्सो मेंशन दैट इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। So, a forward-looking conclusion. Perfect. Time for the practice cue. Practice saying the 5 key features: consent, data fiduciary obligations, children's data protection, institutional framework, and penalties. Good job. और इसका mini recap. In short, the DPDP Act gives Indians the right to control their data, shifting power from corporations to individuals. Nicely put. Let's move to the next one. Question: what are the different elements of cybersecurity? Keeping in view these elements, critically examine India's national cybersecurity strategy, broad micro-theme, cybersecurity elements and national strategy. Okay, this is a more foundational question. Right. हो क्या से ले सकते हैं? Imagine आपका घर एक किला है. साइबर सिक्योरिटी उस किले को प्रोटेक्ट करने का साइंस है. बट उस किले के डिफरेंट पार्ट्स हैं,
आउटर वॉल, सोल्जर्स, ट्रेजर रूम, उन सब की सिक्योरिटी अलग अलग होती है। परफेक्ट एनालॉजी। तो कोर आइडिया ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल चीज नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डोमेन्स और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन सभी डोमेन्स को एड्रेस करनी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो 2021 में मुंबई में एक मैसिव पावर आउटेज हुआ। इन्वेस्टिगेशंस ने पॉइंट किया कि वो एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक हो सकता था जिसका टारगेट सिटी का पावर ग्रिड नेटवर्क था। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का फेलियर था। अगर उनके पास बेटर फायरवॉल्स होते तो शायद ये ना होता। दैट्स अ पावरफुल एग्जाम्पल। तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हमें साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करना है। Exactly. Define it as the practice of protecting systems, networks, and data from digital attacks. Simple and to the point. ग्रेट। अब बॉडी के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, द 4 मेन एलिमेंट्स। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब किले की भारी दीवार। इसमें आते हैं फायरवॉल्स जो अनवांटेड ट्रैफिक को रोकते हैं, VPNs जो एक सिक्योर टनल बनाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और एक नया कॉन्सेप्ट है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट, व्हाट डज दैट मीन? इसका सिंपल प्रिंसिपल है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मतलब नेटवर्क के अंदर भी हर यूजर और डिवाइस को कंटिन्यूअसली वेरीफाई किया जाता है। ये अज्यूम नहीं किया जाता कि अंदर वाला ट्रस्टेड है। इंटरेस्टिंग। सेकंड एलिमेंट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये है किले के अंदर की बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी, आपके मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। इसके लिए रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स और सिक्योरिटी पैचेस जरूरी है। जैसे आप अपने फोन के ऐप्स अपडेट करते हो ना, Yes. दैट्स पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी। थर्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इन्फोसेक। ये है किले के खजाने की सिक्योरिटी, आपका सेंसिटिव डेटा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल, मतलब डेटा को एक कोडेड लैंग्वेज में बदलना और ये कंट्रोल करना कि उसे कौन एक्सेस कर सकता है। और लास्ट एलिमेंट है ऑपरेशनल सिक्योरिटी या ऑपसेक। ये है किले के सोल्जर्स और उनके रूल्स। इसमें आते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि SOPs फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। मतलब अटैक होने पर क्या करना है, इसका एक प्री डिफाइंड प्लान, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग, क्योंकि 90% ब्रीचेस ह्यूमन एरर से होते हैं। सो जस्ट टू बी क्लियर फॉर स्टूडेंट्स, इन चारों एलिमेंट्स को मेंशन करना कंपल्सरी है। यस, एब्सोल्युटली। नेटवर्क, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल, ये 4 पिलर्स हैं। इनको एक्सप्लेन किए बिना आंसर अधूरा है। गॉट इट। अब आते हैं बॉडी का सेकंड पार्ट पर। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। यहाँ क्रिटिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस, क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों बताने हैं। तो स्ट्रेंथ्स क्या है? सोर्स के हिसाब से पहला स्ट्रेंथ है बजट एलोकेशन। बजट 2025 में 1900 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, सर्टेन की फंडिंग बढ़ी है। सेकेंडली, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मैलवेयर इंसिडेंट्स में कमी आई है। और चैलेंजेस या गैप्स क्या हैं? यहाँ 3 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अपने अपने साइलोज में काम करते हैं। सेकंड, स्किल्ड वर्कफोर्स का अभाव। हमारे पास इनफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नहीं है। और थर्ड है वीक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जबकि ज्यादातर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के पास है, उनके और गवर्नमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेशन अभी भी मजबूत नहीं है। हाउ डज अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर दिस क्रिटिकल एनालिसिस? पहले स्ट्रेंथ, फिर वीकनेसेस। Yes, that's the best way. Use subheadings like strengths and challenges. It makes the answer clean and easy to read. And be specific, जैसे budget का figure mention करना. ओके, और कंक्लूजन? Conclusion should be forward looking. Suggest करो कि India needs a new updated national cyber security strategy जो इन gaps को address करे, focusing on coordination and capacity building. Alright, let's do the practice cue. Practicing the 4 elements: network security, application security, information security, and operational security. Great. और इसका mini recap. In short, cybersecurity is a 4-layered defense, and while India has a strategy, the coordination between its layers needs urgent improvement. Perfectly summarized. On to the next one. Question: what are the different types of cybercrimes? Discuss the measures taken to fight this menace. Broad micro-theme: types of cybercrimes and countermeasures. Okay, this is a very direct and practical question. हाँ, इसके लिए हुक: आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से कोई अजीब पोस्ट हो रहा है, या आपका कंप्यूटर लॉक हो गया है और रैंसम मांगा जा रहा है। ये सब अलग-अलग टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं। गुड हुक। कोर आइडिया ये है कि साइबर क्राइम एक जेनेरिक टर्म है। इसके अंदर बहुत सी डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज आती हैं और हर टाइप से लड़ने का तरीका अलग है। रियल लाइफ एग्जांपल: सोर्स 2024 में 86,000 सोशल मीडिया रिलेटेड कंप्लेंट्स की बात करता है। और एक स्पेसिफिक एग्जांपल है मैसूरू में हुए टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। वहां स्कैमर्स ने टेलीग्राम ग्रुप्स पर डबल योर मनी स्कीम्स चलाकर लोगों से करोड़ों ठग लिए। ये एक क्लासिक फाइनेंशियल साइबर क्राइम है। राइट। तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हम साइबर क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं एज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस और अ नेटवर्क। यस, एंड मेंशन की NCRB डेटा के अकॉर्डिंग ये क्राइम्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर देगा। चलो, बॉडी के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। सोर्स इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। यस। पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स। इसमें आते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, फिशिंग जहां आपसे फेक ईमेल्स या मैसेजेस के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जाती है, और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जैसे हमने टेलीग्राम वाला एग्जांपल देखा। So anything to do with money is in this category. Is it important to give an example for each type? डेफिनेटली। सिर्फ फिशिंग लिखने से उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने फिशिंग, फॉर एग्जांपल फेक बैंक ईमेल्स आस्किंग फॉर OTP लिखने से मिलेंगे। एग्जांपल्स मेक योर आंसर क्रेडिबल। Got it. सेकेंड कैटेगरी है सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स। इसमें आते हैं साइबर स्टॉकिंग, हरासमेंट, ऑनलाइन बुलिंग और डेटा ब्रीच।
जैसे किसी की पर्सनल फोटोज उनकी परमिशन के बिना लीक कर देना। 2024 में जो 86,000 कंप्लेंट्स आई वो ज्यादातर इसी कैटेगरी की थी। और थर्ड कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स। ये सबसे सीरियस है। इसमें आते हैं रैंसमवेयर अटैक्स, जहां अटैकर आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है और पैसे मांगता है, और DDoS अटैक्स यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जहां किसी वेबसाइट पर इतना फेक ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि वो क्रैश हो जाती है। हाउ कैन अ स्टूडेंट रिमेंबर दीज थ्री कैटेगरीज? एनी ट्रिक? Think of it in terms of targets. Financial crimes target your wallet. Social media crimes target you as a person. Infrastructure attacks target a system or an organization. Wallet, person, system. Simple. वॉलेट, पर्सन, सिस्टम। कूल ट्रिक। अब बॉडी के सेकंड पार्ट पर आते हैं, मेजर्स टेकन। यहाँ एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है। Yes. पहला मेजर है लीगल फ्रेमवर्क। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आपको ये मेंशन करना है कि इस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है टू डील विद न्यू एज क्राइम्स। सेकंड मेजर है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। यहाँ आप CRT इन और I4C को फिर से मेंशन कर सकते हैं, और ये भी कि स्टेट्स में डेडिकेटेड साइबर क्राइम यूनिट्स बनाई जा रही हैं। थर्ड, टेक्निकल मेजर्स। इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट करना आता है, और साइबर स्वच्छता केंद्र जैसे इनिशिएटिव्स जो बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस में हेल्प करते हैं। और आखिरी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस की ट्रेनिंग आती है इन डिजिटल फोरेंसिक्स। और दूसरा है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को बताना कि क्या करें और क्या ना करें। सो जस्ट टू डबल चेक दिस स्ट्रक्चर ऑफ लीगल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इज इट अ गुड वे टू फ्रेम द आंसर? इट्स द बेस्ट वे। LITC इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क जो दिखाता है कि आपने प्रॉब्लम को हर एंगल से सोचा है। ओके, और कंक्लूजन? कंक्लूजन में आप एम्फसाइज कर सकते हैं ऑन द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं। सो अ ग्लोबल फाइट अगेंस्ट अ ग्लोबल क्राइम। Makes sense. Let's do the practice cue. Practicing the three categories of cybercrime: financial cybercrimes, social media related crimes, and infrastructure attacks. गुड। और मिनी रिकैप? In short, cybercrimes vary from wallet to system attacks, and fighting them requires a four-pronged LITC approach: legal, institutional, technical, and capacity building. Excellent. Let's keep the momentum going. Question: discuss the impact of cross-border cyber attacks on India and the defensive measures in place. Broad micro theme: cross-border cyber attacks. Okay, now we are talking about digital warfare between nations. Yes. इसके लिए हुक सोचो, वॉर अब सिर्फ सोल्जर्स और टैंक से नहीं लड़ी जाती। एक सिंगल हैकर जो शायद हजारों किलोमीटर दूर बैठा है आपके देश की पावर ग्रिड बंद कर सकता है। दैट इज क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक। ब्रिलियंट हुक। कोर आइडिया ये है कि इन अटैक्स के पीछे अक्सर दूसरी कंट्रीज या उनके स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स होते हैं, और उनका टारगेट सिर्फ पैसा चुराना नहीं, बल्कि देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करना और नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। सोर्स कहता है कि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड सबसे ज्यादा टारगेटेड देश है। दिस इज अ ह्यूज क्लेम। इट इज, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है 2023 में इंडिया को 5.14 बिलियन साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ा। बिलियन विद अ बी। Many of these are suspected to be state sponsored from neighboring countries. Insane. तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हम क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स को डिफाइन कर सकते हैं एज हॉस्टाइल एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टारगेटिंग अ नेशंस साइबर स्पेस। Yes, and quote the data point that India is the second most targeted country in the Asia Pacific region to show the gravity of the situation. ओके, बॉडी का फर्स्ट पार्ट है इम्पैक्ट। सोर्सेज से तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। Yes, इसका मतलब है एसेंशियल सर्विसेज जैसे पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई, न्यूक्लियर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, ये सब रिस्क पर है। मुंबई पावर आउटेज वाला एग्जांपल यहाँ परफेक्टली फिट होता है। सेकंड इम्पैक्ट है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, पेमेंट गेटवेज, ये प्राइम टारगेट्स हैं। अगर ये सिस्टम्स डाउन हो जाएं तो कंट्री की इकोनॉमी को अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इमेजिन एक दिन के लिए सारे UPI ट्रांजैक्शंस बंद हो जाए। दैट वुड बी केओस। और थर्ड इम्पैक्ट है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। यहाँ बात आती है स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनाज की। मतलब दूसरे देश हमारे गवर्नमेंट डेटा, मिलिट्री प्लान्स, डिफेंस सीक्रेट्स चुराने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिशनल जासूसी का डिजिटल वर्जन है। So if a student has to write this answer, which impact should they focus on the most? All three are equally important, but critical infrastructure vulnerability is arguably the most dangerous in terms of immediate, visible impact on citizens' lives. So they can start with that. Got it. अब आते हैं बॉडी के सेकंड पार्ट पर, डिफेंसिव मेजर्स। यहाँ एक मल्टी लेयर डिफेंस है। Yes. पहला लेयर है पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ आप DPDP एक्ट 2023 और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी NCSP को मेंशन करेंगे। ये हमें लीगल बैकिंग देते हैं। सेकंड लेयर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। सर्टेन NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। NCIPC का स्पेसिफिक काम ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। इसका नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। थर्ड लेयर टेक्निकल सॉल्यूशंस। इसमें गवर्नमेंट AI पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स यूज कर रही है, और साइबर स्वच्छता केंद्र फॉर मालवेयर एनालिसिस। ये हमारे टेक्निकल वेपन्स हैं। और आखिरी लेयर है कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके अंदर आते हैं रेगुलर साइबर ड्रिल्स, जहां डिफरेंट एजेंसीज अटैक सिमुलेशंस करती हैं टू टेस्ट देयर रेडीनेस, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे इंटरपोल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग। So this defense structure seems quite robust on paper.
What's the critical point here? The critical point जो conclusion में आना चाहिए is that despite these measures, the sheer volume of attacks, 5.14 billion, shows that our defenses are constantly being tested. So we need to move from a defensive posture to a posture of credible cyber deterrence. Credible cyber deterrence. Interesting phrase. What does it mean? It means building our offensive capabilities to a point where the adversary knows that if they attack us, we can and will retaliate with equal or greater force in cyberspace. ये digital armed forces वाला concept यहाँ link होता है. Fantastic. Connection. Let's do the practice cue. Practice saying the 4 layers of defense: policy framework, institutional mechanisms, technical solutions, and capacity building. Great. And the mini recap. In short, cross-border attacks threaten India's core infrastructure, and a multi-layered defense is now evolving towards a strategy of cyber deterrence. Perfect. चले आगे? Yes, let's go. Question. What is the Cyberdome project? How is it useful in controlling internet crimes? Broad micro theme. The Cyberdome project case study. My favorite example. Yes. This is a great case study question. Absolutely. The hook here is, what if the police could predict and stop a crime before it happens? Cyberdome project is an attempt to do just that in the digital world. Excellent hook. Core idea. ये एक innovative public-private partnership model है. ये ट्रेडिशनल पुलिसिंग से आगे जाकर टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन को यूज करता है. और इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो प्रोजेक्ट खुली है, केरला पुलिस का इनिशिएटिव. Exactly. तो इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे कि साइबरडोम इज अ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द केरला पुलिस वर्किंग इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. Got it. अब बॉडी के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. इसकी खासियत क्या है? What makes it special? सोर्स 3 पॉइंट्स देता है. पहला है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. वो एआई टूल्स यूज करते हैं टू एनालाइज ऑनलाइन ट्रेंड्स, प्रिडिक्ट पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स फॉर सोशल अनरेस्ट और रेडिकलाइजेशन के पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं. So it's proactive policing. Second point, multi-stakeholder collaboration. यस, यहाँ पुलिस, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स और प्राइवेट टेक कंपनीज एक साथ एक ही रूफ के नीचे काम करते हैं. इससे पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का एक्सेस मिलता है जो उनके पास नॉर्मली नहीं होता. और थर्ड पॉइंट है एडवांस्ड डिजिटल फोरेंसिक्स. उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डैमेज्ड डिवाइसेस, ट्रैक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स और क्रिमिनल्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज करना. So if a student were to remember just 3 keywords for Cyberdome specialty, what would they be? AI collaboration and forensics, ACF. Simple. ACF. Nice. अब आते हैं बॉडी के सेकंड पार्ट पर. How is it useful in controlling internet crimes? यहाँ भी 3 पॉइंट्स हैं. पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स. रियल टाइम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से वो फेक न्यूज या हेट स्पीच को वायरल होने से पहले ही रोक पाते हैं. वो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर भी नजर रखते हैं. Second, investigation support. जब कोई कॉम्प्लेक्स क्राइम होता है जैसे ऑनलाइन ट्रैफिकिंग या डार्क वेब पर ड्रग सेल्स, तो साइबरडोम की एक्सपर्ट टीम लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है. वो उनके टेक्निकल आर्म की तरह काम करते हैं. और थर्ड, पब्लिक अवेयरनेस. साइबरडोम रेगुलर वर्कशॉप्स और साइबर लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाता है फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द जनरल पब्लिक. इससे वो लोगों को साइबर सेफ रहने के लिए एजुकेट करते हैं. so this is a very holistic model. Prevention, investigation and awareness. Is this model replicable in other states? What would be the challenge? That's a great critical question. It is definitely replicable. The biggest challenge would be creating that culture of trust and collaboration between police, a government body, and the private sector. ये mindset shift जरूरी है. Excellent point for the conclusion. The conclusion could suggest that the Cyberdome project should be studied as a model for other states to adopt. Precisely. Time for our practice cue. Practice saying the 3 uses of Cyberdome: preventive measures, investigation support, and public awareness. Great. And the mini recap. In short, the Cyberdome project is a successful case study of a futuristic ACF model: AI, collaboration, forensics for proactive cyber policing. Fantastic. We are halfway through. Let's keep this energy up. You got it. Next up, question. Discuss the strengths and weaknesses of the Justice B.N. Sri Krishna Committee report on data protection. Broad micro theme. Sri Krishna Committee report analysis. Okay, this takes us back a bit to the foundation of the DPDP Act. Correct? The hook. हर ग्रेट लॉ के पीछे एक ग्रेट ब्लूप्रिंट होता है. श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट वाज दैट ओरिजिनल ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन रिजीम. पर कोई भी ब्लूप्रिंट परफेक्ट नहीं होता. Good one. कोर आइडिया ये है कि दिस रिपोर्ट वाज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट. इसने इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन पर डिस्कोर्स को शेप किया. हम आज डीपीडीपी एक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि इस रिपोर्ट ने उसकी नींव रखी थी. रियल लाइफ एग्जांपल इज द रिपोर्ट इटसेल्फ. बट हाउ डिड इट इंपैक्ट थिंग्स? सोचो, बिफोर दिस रिपोर्ट डेटा लोकलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में वाइडली डिस्कस्ड नहीं था. इस रिपोर्ट ने इसको मेन स्ट्रीम बनाया, जिसके कारण आज आरबीआई डेटा लोकलाइजेशन पर इतना स्ट्रिक्ट है फॉर फाइनेंशियल डेटा. राइट. तो इंट्रोडक्शन में we can state that the Sri Krishna Committee report submitted in 2018 was the first comprehensive effort to create a data protection framework for India, laying the groundwork for the future DPDP Act. परफेक्ट. अब बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. चलो स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं. पहला स्ट्रेंथ. First, it provided a comprehensive framework. इसने GDPR जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड से इंस्पिरेशन ली और एक राइट्स बेस्ड अप्रोच प्रपोज की जहां यूजर का कंट्रोल अपने डेटा पर सेंट्रल था. सेकंड स्ट्रेंथ. कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन. यस. इसने सजेस्ट किया कि इंडियंस का क्रिटिकल पर्सनल डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर होना चाहिए. इसके पीछे रीजनिंग थी लॉ एनफोर्समेंट को इजी एक्सेस मिलना और डेटा सॉवरेनिटी इंश्योर करना. दिस वाज अ वेरी डिबेटेड बट स्ट्रांग रिकमेंडेशन. और थर्ड स्ट्रेंथ.
Recommendation for an Independent Data Protection Authority, DPA, right? इसने एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का आइडिया दिया जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से फ्री हो। यही आइडिया आगे जाकर डीटीपीटी एक्ट में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीबीआई बना। So, to remember, the strengths, comprehensive framework, data localization, and independent authority, CLA. Clear. Now, what about the weaknesses? पहली वीकनेस थी देयर वर नो क्लियर गाइडलाइंस ऑन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा लोकलाइजेशन। रिपोर्ट ने बोल तो दिया डेटा लोकलाइज करो, पर कैसे? उसके लिए जरूरी डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले कॉस्ट और चैलेंजेस को अच्छे से एड्रेस नहीं किया। A practical gap. Second weakness. स्कोप फॉर स्टेट ओवररीच, ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। रिपोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस देने की बात की। क्रिटिक्स ने कहा कि ये एक लूप होल बन सकता है फॉर मास सर्वेलेंस। Right. So, the government could bypass the law in the name of national security. Right. Was this criticism addressed in the final DPDP Act? To some extent, yes, but the exemptions for the state still exist in the final act and it remains a point of debate. So this weakness is still relevant. Okay. And the third weakness. Less focus on cross-border data flows. रिपोर्ट का ज्यादा फोकस लोकलाइजेशन पर था। ग्लोबल कंपनीज के लिए डेटा इंडिया से बाहर कैसे ट्रांसफर होगा उसके रूल्स उतने क्लियर नहीं थे, जो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए एक चैलेंज था। So, how should a student balance the strengths and weaknesses in the answer? Equal weightage? Yes, equal weightage. But the conclusion is key. The conclusion should state that despite its weaknesses, the Sri Krishna Committee report was a seminal document that kick-started the legislative process and shaped the final outcome in a major way. It was the necessary first step. Got it. Let's do the practice cue. Practice saying the three strengths: comprehensive framework, data localization, and independent authority. Now, the three weaknesses: lack of infra guidelines, state overreach, and less focus on cross-border flows. Perfect. Mini recap. In short, the Sri Krishna report was a visionary blueprint CLA for data protection, though it had some critical gaps related to state power and practical implementation. You are getting really good at this. Let's continue. Question: what are the major cyber threats in India? Discuss the security framework in place to prevent these attacks. Broad micro theme: cyber threats and security framework. Okay, this is a bit of a recap of earlier questions, but with a direct focus on threats. हाँ, hook. सोचो, इंडिया का साइबर स्पेस एक शहर है। इस शहर पर तीन तरफ से हमला हो रहा है। एक तरफ से दूसरे देशों के सोल्जर्स, दूसरी तरफ से बैंक्स लूटने वाले चोर और तीसरी तरफ से शहर की बिजली पानी बंद करने वाले saboteurs. That's a very vivid analogy. The core idea is to categorize the threats, to understand them better. और हमारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन तीनों थ्रेट्स से डील करने के लिए डिजाइन होना चाहिए। सोर्स 2023 में 204,844 इंसिडेंट्स की बात करता है। And a real life example for a major threat? The 2022 ransomware attack on AIIMS Delhi. ये एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक था। इसने पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को हफ्तों तक पैरालाइज कर दिया। पेशेंट रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट्स सब ऑफलाइन हो गया। This shows how vulnerable our critical sectors are. A perfect and scary example. So, introduction में, we can define cyber threats and code the data on the number of incidents to establish the scale of the problem. Yes. अब बॉडी के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं मेजर साइबर थ्रेट्स। सोर्स इन्हें तीन कैटेगरीज में रखता है। पहला, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं फॉर एस्पियोनेज और साबोटाज। एग्जैक्टली। सेकंड थ्रेट है फाइनेंशियल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज। इसमें DDoS अटैक्स ऑन बैंकिंग वेबसाइट्स, फिशिंग स्कैम्स टारगेटिंग कस्टमर्स और बैंकिंग सिस्टम्स को डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश आती है। राइट। और थर्ड एंड मोस्ट क्रिटिकल इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क्स। पावर ग्रिड्स, टेलीकम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर लाइक AIIMS, ट्रांसपोर्टेशन, इन पर अटैक का मतलब है डायरेक्ट डिसरप्शन ऑफ पब्लिक लाइफ। So, when answering this, what is the best way to explain these threats? Should one focus more on the who, state-sponsored, or the what, financial sector? A good answer will connect the who with the what. For example, state-sponsored actors often perpetrate attacks on critical infrastructure like power grids to gain strategic advantage. This shows a deeper understanding. Got it. Connect the actor to the target. Now for the second part of the body, security framework. यहाँ भी हम 3 पॉइंट्स में बात कर सकते हैं। पहला, institutional framework. Certain, NCIPC, and now the Defense Cyber Agency. The Defense Cyber Agency is a new point here. Yes, it's a tri-service command, Army, Navy, Air Force, to handle cyber security threats to the military. इसका mention करना is very important. Second point, financial allocation. यहाँ आप बजट 2025 में जो 1900 करोड़ का एलोकेशन हुआ, उसे कोट कर सकते हैं। It shows the government's financial commitment. Or third, technical measures. इसमें आप सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स गाइडलाइंस का जिक्र कर सकते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहां सॉफ्टवेयर वेंडर्स को अपने प्रोडक्ट में यूज हुए सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट देनी होती है। इससे वल्नरेबिलिटीज ट्रैक करना आसान हो जाता है। So what's the key takeaway for a student here? How is this answer different from the one on national strategy? The national strategy question was about a policy document and its critique. This question is more direct and operational. It's about what are the threats now and what is our framework now. So it requires more current examples like the Defense Cyber Agency and SBOM. Okay, so a more current affairs oriented answer. And the conclusion? The conclusion can reiterate that while the framework exists, the threats are evolving faster. So the framework needs to be dynamic, adaptive, and predictive rather than just being defensive. Got it. Time for the practice cue. Practice saying the three major threats: state-sponsored attacks, financial sector vulnerabilities, and critical infrastructure risks.
Perfect. Mini recap. In short, India faces a tri-pronged cyber threat, and our evolving security framework is now focusing on specialized military capabilities and deeper technical safeguards. Well done. Let's keep going. Question: how are non-state actors using the internet and social media for subversive activities? What could be the effective guidelines to curb it? Broad micro theme: internet misuse by non-state actors. Okay, now the focus shifts from states and criminals to ideological groups, terrorists, extremists, etc. Right. Hook. The internet was created to connect people. But what if that connection is used to recruit for a terror group or to plan a riot? That's the dark side we're exploring here. A very relevant hook. Core idea: non-state actors use the internet as a low-cost, high-impact weapon for psychological warfare, recruitment, and inciting violence. The battlefield is no longer physical, it's also virtual. सो उसको अलार्मिंग ट्रेंड्स दिखाता है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में 2019 में 3,94,499 से बढ़कर 2023 में 15,92,917 हो गए। That's a 4x jump. And another real-life example, Twitter, now X, banning 1.1 million Indian accounts for promoting terrorism. This shows the sheer scale of online radicalization happening on these platforms. So in the intro, we define non-state actors in this context. There are groups, extremist organizations, and highlight the alarming trend with data. Exactly. अब बॉडी के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, हाउ दे आर यूजिंग द इंटरनेट। पहला तरीका है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म। यहाँ वो sophisticated propaganda material, videos, etc. यूज करके यूथ को radicalize करते हैं और अपनी organizations के लिए recruit करते हैं. Platforms like Telegram are often used for this due to their privacy features. सेकेंड तरीका है सोशल डिस्ट्रप्शन। Fake news, morphed videos, hate speech, इन सब का यूज करके communal tensions create की जाती हैं. WhatsApp और Facebook का इस्तेमाल communal clashes भड़काने के लिए किया गया है in the past. So one is for recruitment into a cause, the other is for creating chaos in society. Is there a third way? Yes, a third aspect is funding and logistics. They use cryptocurrency and dark web platforms to raise funds for their operations and to communicate securely for planning attacks. So, radicalization, disruption and logistics. RDL. A good way to remember. अब आते हैं बॉडी के सेकंड पार्ट पर, effective guidelines to curb it. पहला है टेक्निकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। इसमें आईटी एक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना और एआई टूल्स का यूज करके एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को ऑटोमेटिकली फ्लैग और ब्लॉक करना शामिल है। Second, international cooperation. टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसलिए इससे लड़ने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। इंटरपोल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरे देशों के साथ मिलकर इन ग्रुप्स के ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक डाउन करना। Third है capacity building. यहाँ ऑपरेशन चक्रा जैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सीबीआई का एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन था अगेंस्ट साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम सिंडिकेट्स। इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एक्शंस नॉन स्टेट एक्टर्स के नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस भी इसी का पार्ट है। So when talking about guidelines, is it better to suggest new ideas or to mention what is already being done? A mix of both is ideal. Mention existing measures like strengthening the IT Act and then suggest futuristic steps like greater use of AI for content moderation and deeper international collaboration on dismantling terror financing networks using crypto. Great. And the conclusion? Conclusion में stress करना है on the need for a whole of society approach. सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, टेक कंपनीज, सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल यूजर्स सबको मिलके इस इन्फोडेमिक और ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म से लड़ना होगा। Perfect. Let's practice. Practice saying the three ways non-state actors use the internet: online radicalization, social disruption, and logistics. Good. Mini recap. In short, non-state actors use the internet for RDL, radicalization, disruption, logistics, and countering them requires a united front of tech, law, and international cooperation. Excellent. Just a few more to go. Question. Critically evaluate the National Cyber Security Policy, NCSP, 2013. Is there a need for India to have a digital armed forces? Broad micro theme. NCSP 2013 and digital armed forces. Okay, this is a very strategic question. Evaluating an old policy and looking at a future concept. Right. Hook. Imagine आपके पास 2013 का एक फीचर फोन है. क्या आप उससे 2025 के साइबर थ्रेट से लड़ सकते हो? Obviously नहीं. नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. Great hook. The core idea is that the cyber threat landscape evolves so rapidly that any policy can become outdated quickly. And this leads to the question, do we need a more aggressive military-style approach? Real life example for the policy's limitations. The policy aimed to create a workforce of 500,000 cybersecurity professionals. But even today, we have a massive skill gap. This shows a clear gap between the policy's vision and its implementation. Perfect. So intro में, we can introduce NCSP 2013 as India's first formal policy on cybersecurity and state that we will evaluate its successes and failures. Yes, अब body के first part पर आते हैं. Critical evaluation of NCSP 2013. Let's start with the positives. Positive ये था कि इसने NCIPC और CERT-IN जैसे institutions की नींव रखी. It gave us a foundational institutional structure. बिल्कुल, it was a good first step. But the challenges, यानी the critical part, are more important here. Source इन्हें 3 categories में divide करता है. Technical challenges. इसका मतलब है कि पॉलिसी तेजी से बदलते थ्रेट्स जैसे AI बेस्ड अटैक्स, IoT वल्नरेबिलिटीज इनके साथ पेस नहीं रख पाई. Correct. Second, operational challenges. यहाँ आती हैं एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी
और स्किल्ड प्रोफेशनल्स का ना होना, जैसा हमने डिस्कस किया। And third, strategic challenges. पॉलिसी में साइबर अटैक्स पर रिस्पॉन्स के लिए क्लियर प्रोटोकॉल्स नहीं थे। मतलब अगर हम पर बड़ा अटैक होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा ये क्लियरली डिफाइन नहीं था। द पॉलिसी वॉज मोर डिफेंसिव इन नेचर। So what's the key mistake to avoid when answering this? Avoid just criticizing the policy. Acknowledge that it was important for its time, but then explain why it became outdated using these three challenge categories. Got it. Now for the second part of the question. Need for a digital armed forces. ये आइडिया NCSP 2013 की strategic challenges से ही निकलता है। Since the policy was defensive, the argument is that we need an offensive capability too. So the first point in favor of a digital armed forces is to develop offensive cyber capabilities and create that credible cyber deterrence we talked about. Second point. A dedicated cyber command. अभी cyber defense different agencies में बिखरा हुआ है. एक unified command, better coordination और faster response ensure करेगा. Defense Cyber Agency is a step in this direction, but a full-fledged digital armed force would be much bigger. और third, Constant policy and doctrine update. एक मिलिट्री स्टाइल कमांड कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन को अपडेट करता रहता है बेस्ड ऑन न्यू थ्रेट्स। ये हमें आउटडेटेड पॉलिसीज की प्रॉब्लम से बचाएगा। so should the conclusion definitively say yes, we need it? A nuanced conclusion is better. You can say that while the creation of a digital armed forces is a logical and necessary step towards achieving cyber deterrence, it must be complemented by strengthening our defensive capabilities and fostering public-private partnership. It's not an either-or situation. Great point. Let's do the practice cue. Practice saying the three challenges of NCSP 2013. Technical, operational, and strategic challenges. Perfect. And the mini recap. In short, the 2013 policy became outdated due to TOS challenges, leading to the logical demand for a dedicated digital armed forces to build offensive capabilities. We are on a roll. Next one. Question. For government business, which is a better option, cloud hosting or in-house machine hosting? Discuss the benefits and security implications of both. Broad micro theme, cloud versus in-house hosting. This is a very specific technical governance question. Yes, the hook. Imagine आपके पास बहुत सारी important files हैं. Option 1. आप उन्हें एक हाई-टेक प्रोफेशनली मैनेज्ड रेंटल लॉकर क्लाउड में रखते हो। ऑप्शन 2. आप अपने घर में एक सुपर स्ट्रॉन्ग तिजोरी इन-हाउस बनाते हो। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। Perfect analogy. और आइडिया ये है, this is a classic dilemma between scalability, cost effectiveness, and control security. The government has to choose the right balance for its data. और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है इंडिया का मेघराज इनिशिएटिव। Exactly. Meghraj is the government of India's cloud computing initiative. It's a prime example of the government opting for cloud hosting to improve efficiency. Great. So the introduction can define both types of hosting and state the dilemma the government faces. Yes, अब बॉडी को दो क्लियर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. First, cloud hosting. Let's discuss its advantages. सोर्स के हिसाब से एडवांटेजेस हैं स्केलेबिलिटी, आप जरूरत के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ाया घटा सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपको खुद के सर्वर्स खरीदने और मेंटेन नहीं करने पड़ते। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Right. But what about the security implication? द बिगेस्ट implication is increased exposure to cyber attacks. आपका डेटा थर्ड पार्टी के सर्वर पर है। अगर उस क्लाउड प्रोवाइडर पर अटैक होता है तो आपका डेटा भी रिस्क में है। और डेटा सॉवरेनिटी का इशू भी है। So what's the key question a student should ask themselves here? They should think, is the cost saving worth the potential security risk? This critical thinking is important. Okay. Now for the second part, in-house hosting. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्लीट कंट्रोल. आपका डेटा, आपके सर्वर्स, आपके रूल्स. सेकंड, कस्टमाइजेशन. आप सिक्योरिटी को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो. और थर्ड, डेटा सॉवरेनिटी. आपका डेटा आपके देश में, आपके कंट्रोल में रहता है. Sounds great. तो इसकी सिक्योरिटी implication क्या है? The implication is that the entire responsibility of security is on you. आपको एक dedicated, highly skilled IT staff चाहिए, 24/7 monitoring, regular updates. अगर आपसे कोई चूक हुई तो कोई और responsible नहीं है. Also, it has limited scalability and high upfront cost. So it's a trade-off between control and convenience. The conclusion should suggest a way forward, right? Yes, the source and the logical conclusion points towards a hybrid approach. मतलब जो most sensitive data है, जैसे national security, citizen score, biometric data, उसको in-house host किया जाए. और जो less sensitive data या public facing services हैं, उनके लिए cloud का use किया जाए. This combines the benefits of both. That's a very practical and balanced conclusion. Okay, time for the practice cue. Practice saying the advantages of cloud, scalability, cost effectiveness, and the main advantage of in-house, complete control, and data sovereignty. Good. Mini recap. In short, The choice between cloud and in-house hosting is a trade-off between efficiency and control, with a hybrid approach being the optimal solution for government data. we're almost there. Just two more. Question: what are social networking sites and what are the security implications associated with them? Broad micro theme: social networking sites and security. A very foundational question, probably from an earlier year. Yes, Hook, that app on your phone where you share your vacation photos and like your friends' posts, it knows more about you than you think. And that knowledge can be used against you. A simple but effective hook. Core idea:
social networking sites are not just for fun. They are massive data collection engines, and this data collection has serious security implications for individuals and the nation. India has 462 million social media users. And the real-life example? The Cambridge Analytica scandal is the classic example. Facebook user data was harvested without consent and used for political profiling and advertising. It showed how personal data shared on social media can be weaponized. Right. So in the introduction, we define social networking sites as digital platforms that allow users to create and share content and participate in social networking, and mention the huge user base in India. Yes. Now, the body of the answer has one main part, security implications. Let's break them down. Pehla, data privacy concerns. इसमें unauthorized access to personal information, data mining by platforms and surveillance आते हैं. Second, regulatory challenges. यहाँ आप DPDP Act 2023 का जिक्र कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म्स के लिए अब पेरेंटल कंसेंट फॉर माइनर्स डेटा और डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग जैसे नियम अनिवार्य हैं. इनको इंप्लीमेंट करना एक चैलेंज है. Third implication, spread of misinformation and disinformation. We've discussed this. Fake news, propaganda, hate speech. इन सबका वायरल स्प्रेड सोशल मीडिया के डिजाइन के कारण ही पॉसिबल होता है. And fourth, cybercrimes. साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग, फिशिंग थ्रू फेक प्रोफाइल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब सोशल मीडिया पर बहुत कॉमन है. सो व्हेन अ स्टूडेंट राइट्स दिस आंसर, should they also talk about the positive sides of social media? The question specifically asks for security implications, so the focus should be on the negative side. However, in the conclusion, you can add a balanced sentence like, while social networking sites offer immense benefits for connectivity and expression, it is crucial to mitigate these security risks through a combination of regulation, platform accountability, and user awareness. So the answer should also briefly mention what is being done. Yes, you can mention government initiatives like Cyber Surakshit Bharat and suggest measures for individuals like using two-factor authentication, 2FA, and strong privacy settings. Got it. Time for practice. Practice saying the 4 security implications: data privacy concerns, regulatory challenges, misinformation, and cybercrimes. Great. Mini recap. In short, social networking sites, despite their connectivity benefits, pose major security risks related to data, regulation, and crime, requiring a multi-pronged solution. And now for the final question. Question: what is cyber warfare? Do you think it is a bigger threat than terrorism? What are the cyber threats India is vulnerable to? And how prepared is India to counter them? Broad micro theme: cyber warfare. A big conceptual question to end with. Yes, hook. Terrorism creates fear by destroying things in the physical world. Cyber warfare can achieve the same or even more chaos without firing a single bullet. It can shut down a country from a keyboard. A very powerful hook. Core idea. Cyber warfare is the 5th generation warfare after land, sea, air, and space. It uses technology to disrupt or destroy an enemy nation's critical infrastructure and information systems. So, the first part of the question. Is it a bigger threat than terrorism? How do we answer that? This is a discuss type question. You need to present both sides. On one hand, terrorism causes direct loss of life and creates immense psychological fear. On the other hand, a successful cyber warfare attack on a nation's power grid or financial system could cause far more widespread disruption and economic collapse, potentially leading to a greater loss of life indirectly. So the answer is that there are different kinds of threats, but the potential scale of disruption from cyber warfare is arguably larger. Precisely. You don't have to give a yes or no answer. You have to analyze the nature and scale of both threats. Got it. So after defining cyber warfare and comparing it to terrorism in the intro, we move to the body. Cyber threats India is vulnerable to. This is a recap of what we've discussed. You'll mention critical infrastructure attacks, AIMS example, data breaches, and state-sponsored attacks from hostile neighbors. And the final part, how prepared is India? Here, you structure the answer in 3 parts. Legislative preparedness, where you mention the DPDP Act, infrastructure preparedness, where you mention the budget 2025 allocation, and institutional preparedness, where you mention NCIIPC, CERT-IN, and the Defense Cyber Agency. But the question asks how prepared. So we need to give a concluding judgment. Exactly. After listing all these measures, you have to add a critical layer. You can say that while India has created a robust framework on paper, the fact that over 1.5 million incidents were reported in 2023 shows that there is a significant gap between policy and on-ground implementation. Our preparedness is growing, but it is still in a reactive stage. So the conclusion should be that we are prepared, but not prepared enough for a full-scale cyber war. Yes, that's a fair and balanced judgment. We have the building blocks, but they need to be integrated into a much more cohesive and proactive war-fighting machine. Fantastic. A great way to tie everything together. Let's do the final practice cue. Practice saying the 3 pillars of India's preparedness: legislative, infrastructure, and institutional. Perfect. And the mini recap. In short, cyber warfare is the 5th domain of war with a potentially massive scale. And while India's LII preparedness is growing, it needs to mature rapidly to counter escalating threats. Phew, we did it. We covered all 13 questions. That was an incredible session. Let's do a quick final recap for our listeners. Let's do it. Broad micro theme: India's evolving cybersecurity landscape. Okay, so हमने क्या देखा? First, we saw that the threats are multifaceted, from social media misinformation and financial scams to sophisticated state-sponsored attacks on our critical infrastructure. First, we saw that the threats are multifaceted.
Second, we traced India's legal response from the Sri Krishna Committee's blueprint to the landmark DPTP Act of 2023, which establishes a citizen's right over their data. Third, we examined India's institutional framework, CERT-in, NCIPC, and the new Defense Cyber Agency, and discussed the need to evolve towards a digital armed forces for credible deterrence. And finally, through case studies like the Cyberdome project, we saw a future where policing is proactive, collaborative, and technology-driven. बिल्कुल. The entire journey from 2013's policy to today shows a clear shift. हम एक reactive posture से एक proactive and hopefully a predictive posture की तरफ बढ़ रहे हैं. The real challenge, as we saw again and again, is in effective coordinated implementation. Exactly. So we've talked a lot about government measures, corporate policies, and military commands. लेकिन मैं एंड में एक थॉट छोड़ना चाहता हूँ. एक इंडिविजुअल के तौर पर एक ऐसे देश में जहां ऑलमोस्ट 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, हमारी वो एक सबसे जरूरी साइबर हैबिट क्या होनी चाहिए जो एक सच में रिजिलियंट डिजिटल इंडिया बनाने में हेल्प करे? इस पर जरूर सोचना. A very important question. और इस थॉट के साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी वेरी डीप डाइव. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप जानते हैं क्या करना है. सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो विद योर आंसर टू दैट फाइनल क्वेश्चन. वी वुड लव टू रीड इट. See you next time.